राजकीय महाविद्यालय रोहर, विषय इतिहास। आज हम औद्योगिक क्रांति के परिणामों की विवेचना करेंगे। पिछले लेसन में जैसे मैंने बताया था कि 1750 के आसपास बड़े बड़े उद्योग विकसित होने लगे, बड़ी बड़ी मशीनें बनने लगी, जिससे कि उद्योग जगत में क्रांति हुई। बहुत सारे औद्योगिक क्रांति से परिवर्तन हुए, लेकिन इसके कुछ दूरगामी और महत्वपूर्ण परिणाम भी हुए, जिसमें अगर हम आर्थिक दृष्टि से परिणाम देखें तो उसमें जो सबसे पहला परिणाम हमें दिखता है वो कुटीर उद्योगों का विनाश। अब तक जो व्यवस्था थी, औद्योगिक क्रांति से पहले जो व्यवस्था थी, उसमें स्थानीय क्षेत्रों में या बस्तियों में छोटे छोटे उद्योग धंधे होते थे, कुटीर उद्योग होते थे, जो कि उस बस्ती की जरूरतों को, वहां पर स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करता था। अब वो आत्मनिर्भर थे, अब घरेलू उद्योग धंधे थे, वो वहीं पर रहते थे और सीमित जो है वो मांग वस्तुओं की सीमित थी और जो नेचुरल निर्माण भी जो है वो सीमित होता था। तो एक ये व्यवस्था, जिसको हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट व्यवस्था उस समय चलती थी। अब जब बड़े उद्योग आ गए तो क्या हुआ, अब चूंकि जो आज भी हम में से जो हाथ से निर्मित वस्तु खरीदते हैं तो हम जानते हैं कि वो बहुत महंगी होती है, चूंकि उसमें मैन लेबर होता है और ह्यूमन लेबर बहुत महंगा है। तो हाथ से बनी हुई वस्तु अगर हम आज खरीदते हैं तो वो बहुत महंगी होती है मशीन मेड गुड्स के मुताबिक। तो उस समय क्या होता था कि हाथ से वस्तु बनती थी, तो एक तो वो सीमित उसका प्रोडक्शन होगा, क्योंकि नेचुरल है कि जब ह्यूमन लेबर होगा तो ह्यूमन लेबर लिमिटेड काम कर सकता है। मशीन्स कैन वर्क फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे मशीनें उत्पादन कर सकती हैं, मनुष्य नहीं कर सकता। तो जब पहले उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग, घरेलू उत्पादन होता था, तो उस समय सीमित प्रोडक्शन होता था, वस्तु जो है वो बनती थी। लेकिन अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बड़े बड़े उद्योग धंधे हो गए, तो उसमें क्या हुआ, उसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, चीजें सस्ती हो गई और संख्या जो है वो वस्तुओं की बहुत हो गई। तो अब नेचुरल है कि एक मशीन प्रोड्यूस गुड्स और एक हैंडमेड गुड में सुंदरता में भी फर्क है और कीमत में भी फर्क है। तो नेचुरल है कि व्यक्ति जो है वो मशीन मेड गुड्स खरीदेगा, क्योंकि वो सस्ती भी है और हाथ से जो बनी हुई चीज से ज्यादा सुंदर भी है। तो इस कारण से क्या हुआ कि लोगों द्वारा मशीनों से निर्मित वस्तुओं को खरीदा जाने लगा और कुटीर उद्योग जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। जब उनकी मांग खत्म हो गई तो नेचुरली कि जो लोग कुटीर उद्योग में लगे थे वो बेरोजगार हुए और धीरे धीरे कर वो भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री की तरफ जाने लगे। दूसरा इसका परिणाम जो हम देखते हैं वो बड़े कारखानों की स्थापना। अब नेचुरली कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं। अब उन कारखानों में क्या हुआ कि कारखानों में जो मशीनें लगी उनकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो अब जब उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो उसका निर्माण करेगी और इससे जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो गए और विशाल जो है वो कारखाने बने, जिससे कि अब इसमें दो चीजें थी, बड़े बड़े उद्योग जो लगे उसमें लोग भी काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती थी, तो बहुत सारे हजारों संख्या में मजदूर जो है यहाँ पर काम करने लगे। एक तो वो मजदूर जो कि बेरोजगार हो गए थे, जिनके कुटीर उद्योग धंधे बंद हो गए, वो भी सारे उद्योगों की तरफ आ गए। तो एक बहुत सारे लोग जो है वो उद्योगों में लग गए और माल जो है वो बहुत अधिक संख्या में बनाया जाने लगा। अब इसको हम जो है वो फैक्ट्री पद्धति का नाम दिया गया। फैक्ट्री पद्धति में क्या चीज होती है? फैक्ट्री पद्धति में जो सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज ये है
कि एक ही कारखाने में असंख्य लोग काम करते और उसमें बड़े बड़े उद्योगों में बटे हुए थे कि एक प्रोडक्शन का है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का है, एक कलेक्शन का है। तो असंख्य लोग जो है एक फैक्ट्री में काम करते थे। दूसरा यह है कि कार्य का विभाजन या वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, चूंकि मैकेनाइजेशन हो गया, बड़ी फैक्ट्रियां उद्योग लग गए, तो कार्य का अलग अलग विभाजन है। अगर हम बात करें कपड़े की, कि हम अगर किसी मिल में देखते हैं तो एक पहला होगा जो कि सूत को धागा काटने का काम करेगा, दूसरा उसको बनाने का काम करेगा, तीसरा उसको डाई करेगा और चौथा उसको डाई करने के बाद प्रिंट करेगा और प्रिंट के बाद एक विभाग होगा जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो ये कार्य का विभाजन हो गया। फिर तीसरा, श्रमिकों पर निरीक्षकों की उपस्थिति या नियुक्ति। अब श्रमिक होते थे, लेकिन श्रमिक के ऊपर एक सुपरवाइजर या निरीक्षक होता था जो वो ये देखता था कि जो श्रमिक हैं वो उचित तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि श्रमिकों को भी देखना और संभालना कि उनको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, कैसे काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इन सब के लिए एक सुपरवाइजर जो है वो नियुक्त किया जाता था। फिर मशीन को यांत्रिक शक्ति से चलाना, मैकेनाइज्ड। एक तो हम जैसे इसका एक सरल उदाहरण आपको दे सकते हैं कि आज हमें जब पानी नीचे से ऊपर चढ़ाना होता है तो हम सिर्फ मोटर ऑन करते हैं। आजकल फैक्ट्रीज में तो बड़ी बड़ी, हमारे घरों में भी छोटी छोटी मोटर होती है, तो हम बटन ऑन करते हैं और मशीन से पानी ऊपर जाता है। दिस इज मैकेनाइज्ड। और पहले जब हम बाल्टी डालकर और उसको रस्सी से खींचते तो उसमें जो है बहुत अंतर है। तो ये जो है मशीनों को यांत्रिक शक्ति से चलाना, मैकेनाइज्ड चलाना। फिर पूंजी का विशेष उद्योग में फंसे रहना, मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था इसमें पूंजी की बहुत आवश्यकता थी। पूंजी किससे आवश्यकता थी कि यहाँ पर भारी मशीनों की आवश्यकता होती थी, बहुत बड़ी जमीन चाहिए होती थी। फैक्ट्री, पहले तो फैक्ट्री जमीन हो, उसके ऊपर फैक्ट्री बनाओ, फैक्ट्री के अंदर मशीनें हो और मशीनों में मजदूरों को लगाना। तो आपकी कमाई कब होगी? जब फिनिश्ड प्रोडक्ट या निर्मित माल होगा, वो बिकेगा, तब आपको आपके जो सारे इनिशियल खर्चे हैं उसकी पूर्ति होगी। तो इसमें जो है वो काफी सारा पैसा एक विशेष उद्योग में अटका रहता था। फिर एक और फैक्ट्री पद्धति का महत्व था कि श्रम के मूल्य में मालिक और मजदूर के बीच में संघर्ष होता था। श्रम यहाँ पर एक मजदूर काम कर रहा है, अब वो फैक्ट्री में 6 घंटे कर रहा है, 8 घंटे कर रहा है, 12 घंटे कर रहा है, और कई जगह ऐसा होता है तो 15 घंटे भी काम दिया जाता है। तो इतने घंटे में काम करना और ये तय करना कि उसमें कितनी कीमत, मालिक की कोशिश रहती कि अधिक से अधिक मुनाफा कमा जाए, तो वो मजदूरों को ज्यादा नहीं देना चाहता था। मजदूर ये मानते थे कि फैक्ट्री उनके कारण चल रही है, उनकी मेहनत से चल रही है, वो इतने घंटे इसमें काम कर रहे हैं, तो वो जो है वो ज्यादा पगार चाहते हैं। तो ये एक कांस्टेंट जो है वो स्ट्रगल या संघर्ष जो है वो पूंजीपति और मजदूरों में रहता था। फिर तीसरा इसका आर्थिक परिणाम ये हो सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइजेशन, विशेषता का विकास। अब इसमें ये होता था कि एक ही वस्तु के उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो जानकारी देनी है, तो स्पेशलाइजेशन होने लगा। स्पेशलाइजेशन इसलिए कि इतना ज्यादा मैकेनाइजेशन हो गया कि एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था कि वो किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन में सब कुछ जाने। तो वो होगा जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर ले तो अगर कोल्ड ड्रिंक बनाने की हमको फैक्ट्री लेते हैं, मान लीजिए हम कोका कोला बनाने की फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, तो उसमें क्या होगा, पहले बोतल बनाने का विभाग होगा जो बॉटल्स बनाएगा, प्लास्टिक की या ग्लास की जो भी। फिर एक दूसरा डिपार्टमेंट होगा जो उस बॉटल बनने के बाद उसकी सफाई, इंटरनल सफाई करेगा। फिर तीसरा जो होगा वो कोका कोला बनाएगा,
निर्मित करेगा, जो लिक्विड है उसको बनाएगा। फिर उसके बाद चौथा या पांचवा भाग होगा जो कि वो क्लीन बॉटल्स आएंगी और उसके अंदर वो कोको कोला भरा जाएगा। फिर उसके बाद जो विभाग होगा जो कि उसको लेबलिंग करेगा, उसके ऊपर लेबल लगाएगा। और उसके बाद जो लास्ट डिपार्टमेंट होगा वो उसकी बॉटलिंग करके उसको कार्टन्स में भर के बाहर भेजेगा। तो ये सब विशेष, अब इसमें एक मजदूर होगा जो बॉटल बनाने की उसमें विशेषता है तो वो उसमें काम करेगा, एक व्यक्ति होगा जो पैकेजिंग में काम करेगा, एक व्यक्ति होगा कोको कोला बनाने में काम करेगा। तो ये विशेषता जो है वो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया, विशेषताओं का विकास होता गया, लोग एक ही चीज के बारे में ज्यादा जानने लगे, बनिस्बत की बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा जानने की बजाय कम चीजों के बारे में बहुत अधिक जाने। फिर आर्थिक परिणाम इसका जो एक सेल्फ एविडेंट है, नए नगरों का विकास हुआ, क्योंकि नेचुरली जहां पर उद्योग बने, फैक्ट्रीज बनी, वो दूर स्थानों पर बनी, क्योंकि उनको भूमि ज्यादा चाहिए होती थी, पानी और दूसरी चीजें अधिक चाहिए होती थी। तो ये खुले जो है वो अलग स्थान पर बनाई जाती थी और उनके आसपास नगर बने, क्योंकि एक तो वो फैक्ट्री में रहने वाले लोग, उसमें काम करने वाले मजदूर, ऑब्वियस है कि अगर फैक्ट्री कहाँ पर है तो वो कोई 50 किलोमीटर दूर वो मजदूर नहीं रहेगा, तो वो फैक्ट्री के आसपास ही रहेगा क्योंकि उसको रोज आना जाना पड़ता है। तो ऐसे में ऐसे स्थानों पे जो है वो नगर इन फैक्ट्रीज के चारों तरफ जो है, जैसे लीड्स है या मैनचेस्टर है, ये इंग्लैंड में जो है वो नगर बसे। भारत में भी ऐसे हुआ कि जहां जहां पर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बड़े बड़े उद्योग हुए, वहां पर जो है वो नए नगर जो है वो विकसित हुए। फिर राष्ट्रीय बाजारों का संरक्षण। अब चूंकि स्थानीय मतलब जो फैक्ट्रियां थी, उद्योगीकरण हुआ, तो जो राष्ट्र थे उनको उनके ऊपर जिम्मेवारी आई कि वो अपने उद्योगों की रक्षा करें। तो अब इसमें क्या हुआ, जब आप फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं तो आपको कच्चे माल की आवश्यकता होती है और निर्मित माल के लिए बाजार चाहिए। तो अब क्या सरकारों ने करना शुरू किया कि अपने राष्ट्र में जो है वो ये हो गया कि वहां की निर्मित, उनके देश की निर्मित वस्तु को ही बाजार में बेचा जाए। अब अगर बाहर से कोई वस्तु आ भी रही है तो उसके ऊपर इतना अधिक टैक्स लगा दिया जाए, चूंगी लगा दी जाए कि वो स्थानीय प्रोडक्ट से महंगी हो जाए। तो ये एक राष्ट्रीय जो है वो बाजारों का संरक्षण जो है वो बढ़ने लगा, क्योंकि कोशिश सरकार की ये रहती थी कि उनकी फैक्ट्रियों में बनने वाला माल जो है वो उनके बाजारों के लिए सुरक्षित रहे। फिर एक और जो कि पारस्परिक निर्भरता जो है वो बढ़ कैसे गई कि अब तक जो प्रोडक्शन यूनिट था वो अपने आप में इंडिपेंडेंट था, क्योंकि स्थान है, छोटे छोटे गांव है, नगर है, वहां की स्थानीय जरूरतें हैं और वो पूरी हो जाती। लेकिन अब क्या हुआ, अब विस्तृत हो गया सारा, बड़े राष्ट्र जो है एक दूसरे से जुड़ गए, जल मार्ग से, थल मार्ग से। फिर ये हुआ कि जो गुड्स, कच्चा माल लेना है दूसरे देशों से, जैसे यूरोप में कच्चे माल की कमी थी, वो उसको एशिया या अफ्रीका देशों से लेनी पड़ती थी, तो उसके लिए जो है उसको स्वतंत्र रूप से लेकर उसको कीमत बहुत देनी पड़ेगी। तो राष्ट्रों ने जो है उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए। तो एक तरह से जो है वो राष्ट्र जो है वो आपस में जुड़ गए, स्वतंत्र नहीं रहा, एक स्थान से दूसरे स्थान में जो है वो निर्माण और औद्योगिकरण के कारण जो है निर्भरता बढ़ती गई। अब औद्योगिक क्रांति में जो है ना वो औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई, विकास के दर में भी वृद्धि हुई, संयुक्त पूंजी कंपनियों का भी विकास हुआ, प्रोडक्शन इतना अधिक बढ़ा कि कोयले के उत्पादन में जो है वो 10 गुना वृद्धि हुई। 10 गुना क्यों? कोयले की डिमांड क्यों बढ़ी कि वो फैक्ट्रीज को फीड करना होता था प्रोडक्शन